हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टोरी राइटिंग के ऊपर। बहुत एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमें स्टोरी राइटिंग सिखाइए, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में दो कैच है। पहला है कि आपको थीम समझ नहीं आती। दूसरा, अगर आपको थीम समझ आ गई तो आपको ये समझ नहीं आता है कि हम एक्शंस कौन से लिखें। दोनों चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ इन दिस वीडियो। मैं ए टू जेड पूरे थिंग्स कवर करूँगा अबाउट द स्टोरी राइटिंग एंड द टाट प्रोसेस। तो आप कभी सोच के देखना कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर 100 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनमें से 30 कैंडिडेट्स पहले दिन के बाद स्टे करेंगे। आउट ऑफ द 30 स्क्रीनड इन कैंडिडेट्स आप देखना रिकमेंड 5, 4 या 3 होंगे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। टैट के बाद ही सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि स्टोरी राइटिंग में इतनी ज़्यादा लोग ब्लेंडर करते हैं। वो एक दूसरे की स्टोरीज कॉपी करते हैं और अपना नेचुरल स्टोरी वो नहीं लिखते हैं। उनको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग स्टोरीज पता ही नहीं है, एंड जब वो कॉपी करते हैं तो वो अपनी पर्सनालिटी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एंड जब कॉन्फ्रेंस में तीनों असेसर्स बैठते हैं, उनको ईजिली समझ आ जाता है कि ये जो कैंडिडेट है इसने स्टोरीज कहीं ना कहीं से कॉपी करी है। और जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कॉपीड स्टोरीज लिख रहा था, ये नेचुरल अपना माइंड हमें शो नहीं कर रहा था साइकोलॉजी टेस्ट में, तो वो आपको कॉन्फ्रेंस आउट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि कैसे हम थीम आइडेंटिफाई करें, हम कैसे पता लगाएं कि यार कौन सी थीम सिलेक्ट करनी है और कौन से एक्शंस हमें स्टोरीज में लिखने हैं। और इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस यू विल बी एबल टू राइट ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड ब्यूटिफुल एक्शंस इन योर टैट प्रोसेस। सो ट्रस्ट मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलो अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि टैट का प्रोसेस होता क्या है। एक कैंडिडेट के सामने एक पिक्चर शो होगी। वो पिक्चर को उसको 30 सेकेंड्स तक आराम से देखना है। 30 सेकेंड्स जैसे ही कंप्लीट हो गए, आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी ऑन दैट पिक्चर। वो स्टोरी में आप 3 चीज़ें कवर करोगे। पहली चीज़ हो जाएगी इंट्रोडक्शन। पहली हो जाएगी व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से वो जो दिखाया गया है पिक्चर में वो सिनेरियो हुआ है। सेकेंड थिंग हो जाएगी कि आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। जो पिक्चर आपको दिखाई गई है उसमें क्या आप एक्शंस करोगे, वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। एंड थर्ड हो जाएगा कंक्लूजन, जिसमें आप लिखोगे कि आफ्टर द एक्शंस क्या आउटकम रहा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है। तो चलो, आपको अब स्ट्रक्चरिंग तो समझ आ गई है, तो लेट अस डिस्कस हाउ टू राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कभी भी आपके सामने कोई पिक्चर आती है तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पिक्चर दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज टास्क ओरिएंटेड, सेकेंड हो जाती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? टास्क ओरिएंटेड पिक्चर्स में क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वो या तो पॉजिटिव होगी या तो वो न्यूट्रल होगी। वेयर एज अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड पिक्चर्स को देखोगे तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पिक्चर्स में आपको क्लियरली एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। तो ये हो जाएगा कैटेगरीज। द मोमेंट आपके सामने कोई भी पिक्चर आती है, जल्दी से आपको अपने माइंड में सोचना है क्या ये टास्क है कि ये प्रॉब्लम है। जैसे ही आपने ये कैटेगरी फाइंड आउट कर ली, वो किस कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर रहा है, तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 आ जाता है कि आपको ये देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के बाद आपको देखना है कि उनका आउटफिट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और आपको वो पिक्चर के थोड़ी सिचुएशन समझ आएगी। ये हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 3 हो जाएगा कि कभी भी आप पिक्चर को बीच से आउटवर्ड्स की तरफ मत देखना। ऑलवेज लुक एट द पिक्चर फ्रॉम आउटवर्ड्स एंड फिर वो आप अंदर की तरफ आओ। उससे क्या होता है कि आप कोई भी डिटेल मिस नहीं करते हो।
मैंने देखा यार हमेशा एस्पिरेंट्स क्या करेंगे ना, उनके सामने एक पिक्चर आएगी तो वो मिडल में देखेंगे वो पिक्चर के। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, वेरी रॉन्ग थिंग। आपको कभी भी सेंटर से नहीं देखना है, आपको पहले उसके बॉर्डर्स को देखना है और उससे फिर आपको अंदर की तरफ आना है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जल्दी गिन लेते हो, बैकग्राउंड जल्दी देख लेते हो, आउटफिट जल्दी देख लेते हो, सिचुएशन जल्दी समझ जाते हो। सेकंड चीज़ हो जाती है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट मिस नहीं करते हो। किसी का चश्मा पड़ा है आप वो भी देख लोगे, किसी की टॉर्च लाइट पड़ी है आप वो देख लोगे, किसी का वेपन है वो देख लोगे। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आप देखते चलोगे। तो ये चीज़ है, आप इसको ज़रूर फॉलो करना। जब आपके ये 3 स्टेप्स हो गए हैं तब यू कैन प्रोसीड विद द स्टोरी राइटिंग। पिक्चर तो चलो, अब आपको पूरी क्लैरिटी हो चुकी है कि आपको कैसे पिक्चर को देखना है। तो चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो आई होप आपने 30 सेकेंड्स तक वो पिक्चर देखी होगी। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो पिक्चर में हम कैसे स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं वो 3 स्टेप पॉलिसी। पहला स्टेप था, कभी भी आपको देखना ये टास्क है कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्लियरली एक प्रॉब्लम दिख रही है जहाँ पे एक बच्चा इज ही इज ड्राउनिंग। तो आपने पहला स्टेप तो कर दिया है। सेकंड स्टेप, आपको डिटेल्स देखने हैं। तो बैकग्राउंड में आपको एक बोर्ड भी दिखेगी जिसके ऊपर 2 या 3 कैरेक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो हमने कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड भी देख लिया है। स्टेप 3 हो जाएगा, आपको बाहर से इनवर्ड्स की तरफ आना है। तो आपने क्या नोटिस करा कि बाहर वहाँ पे थोड़े पेड़ भी हैं, ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ के बाद ये बच्चे के हाथ ऊपर हैं, तो ये चिल्ला रहा होगा। ठीक है, तो चलो हमने जैसे ही 3 स्टेप फॉलो कर लिए हैं, अब हम स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा कि आकाश 22 years old, recently his friends came to meet him after long years, so he decided to take them for boating and lunch. इससे क्या हुआ कि आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है। जो पिक्चर आपको दिखाई गई थी, वो पिक्चर पे वो सिनेरियो होने से पहले वो बंदे वहाँ पे आए कैसे यार। तो आपने उसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आपने उसकी रीजनिंग दे दी कि क्योंकि उसके फ्रेंड्स आ रखे थे इसीलिए वो उनसे मिलने आया है। अब हम चलते हैं दूसरे दूसरे पार्ट की तरफ, जो हो जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। तो आप लिख सकते हो कि ऑन रीचिंग बोटिंग साइट they were enjoying the experience, and suddenly Akash heard a loud scream of help. He turned the boat towards the child and removed his wallet, phone and shirt and jumped in the water. आप देख सकते हो कि ये जो एक्शंस मैंने लिखे हैं वो मैंने रियल लाइफ के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अगर सही में मेरे सामने एक बच्चा डूबेगा तो मैं अपना फ़ोन तो निकालूंगा ना यार, मैं अपनी वॉलेट निकाल के रखूंगा और मैं अपनी शर्ट भी निकालूंगा, बिकॉज शर्ट के साथ मेरी स्विमिंग उतनी एफिशिएंटली मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें आप रियल लाइफ से लर्न कर सकते हो और वो वहाँ पे लिख सकते हो। और मैं क्या लिख सकता हूँ कि ही पुल्ड द चाइल्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द कॉलर एंड गॉट हिम इन द बोट। सो बेसिकली कभी भी कोई स्विमिंग जिसको भी आती है वो यहाँ पे मेरे साथ रिलेट करेंगे कि कोई बंदा अगर डूब रहा है तो उसको आप सामने से कभी रेस्क्यू नहीं करोगे। सामने से रेस्क्यू करोगे तो वो आपको इतनी टाइटली पकड़ लेगा ना, किसी को कोई अगर उसको पता है कि वो डेथ होने वाली है उसकी, आपको वो इतनी टाइटली ग्रैब करेगा कि आप उसको बिल्कुल भी आप उससे छुड़वा नहीं पाओगे खुद को। सो ऑलवेज गो फ्रॉम बैक, पीछे से उसकी कॉलर को पकड़ो और अपनी बोट में डाल दो। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि ही विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स पुल्ड द चाइल्ड इन द बोट। फिर आप लिखोगे कि दे ऑल पैसिफाइड हिम एंड गेव टॉवल एंड चॉकलेट फ्रॉम द स्नैक बैग दे वर कैरिंग। पैसिफाइड का मतलब होता है कि आपने उसको उसको कंसोल करा कि कुछ नहीं हुआ यार,
क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जा शांत हो जा, इसका मतलब होता है पैसिफाइड। तो ये हो गए आपके एक्शंस। और अब आप लिखोगे कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन में आप लिख सकते हो कि दे इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट द इंसिडेंट एंड ड्रॉप्ड द चाइल्ड एट होम। लेटर आकाश took his friends to the Paradise Hotel for the biryani party. They loved it and they talked a lot and came home. यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं सब कुछ अपने पर्सनलाइज्ड वे में लिख रहा हूँ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मैंने हैदराबाद के बारे में बातें करी। वो लेक कुछ भी हो सकता है, उत्तराखंड में भी हो सकती है, दाल लेक भी हो सकती है जम्मू कश्मीर की, या वो, ठीक है। बट मैंने इसको पर्सनलाइज करने के लिए मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ मैंने वहाँ के बारे में बातें करी हैं। मैंने ये भी देखा कि लास्ट में मैंने लिखा है कि वो बिरयानी खाने गए, क्यों? क्योंकि हैदराबाद में वही मिलता है। तो आप हमेशा पर्सनलाइज कर सकते हो। कहीं कहीं कोकोनट वाटर ज़्यादा मिलता है तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि आप कोकोनट वाटर एंजॉय करने गए। जो आपका वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड है आप वो भी लिख सकते हो कि उन्होंने वो टेस्ट करा। तो मेक श्योर करना कि आप जो वहाँ से आ रहे हो आप वहाँ की चीज़ें लिखो, ताकि साइकोलॉजिस्ट सर को यकीन हो जाए कि ये आपकी खुद की स्टोरीज हैं। ठीक है। कहीं कहीं आप लिख सकते हो अपनी इमेजिनेशन दिखाने के लिए कि आप कहीं के हो, आप कहीं और के बारे में लिख रहे हो, वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। बिकॉज वहाँ पे आप अपनी अवेयरनेस एंड नॉलेज दिखा रहे हो, आप अपनी इमेजिनेशन दिखा रहे हो कि मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता नहीं हूँ पर मुझे उनके बारे में पता है, उनके कल्चर के बारे में पता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की मदद से कि आप कैसे स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। तो अगर आपने स्टोरी राइटिंग को अच्छे से समझ लिया है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने थीम्स के ऊपर या एक्शंस के ऊपर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे। तो आप क्या चीज़ आपको करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्टोरी राइटिंग। ठीक है, हो जाएगी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज जैसे ही आपके सामने एक पिक्चर आती है और आपने न्यूज़पेपर में भी वो कहीं ना कहीं वो पिक्चर देख रखी है, एक सोसाइटी की पिक्चर आएगी तो वो न्यूज़पेपर में आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो आपको क्लिक करेगा, यार क्या मैं इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसमें सोशल का कोई फैक्टर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसमें कोई गवर्नमेंट स्कीम लिख सकता हूँ कि ये सब्सिडी की वजह से इसने हेल्प करी अपने गांव वालों को एक टेक्नोलॉजी देने में या इलेक्ट्रिसिटी देने में या सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये चीज़ें जो मैं सोच पा रहा हूँ, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ यार, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं भी करते हो तो आप यूट्यूब पे देखो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एंड उसके क्या यूज़ केसेस हैं। दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के स्टोरीज़ को याद करो। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब आप लिख रहे हो उसके सामने आप अपने इंसिडेंट्स लिखो। तो जैसे ही आपके सामने पिक्चर आती है और आपको लगता है ये तो मेरे इंसिडेंट जैसी पिक्चर है, अगर कोई बच्चा गिर गया है तो आपको लग रहा है यार ये तो मैं भी इंजर्ड हुआ था कभी, बस आपके पास एक पिक्चर रेडी है, आप लिख दो यार। अगर आप कोई भी स्टोरी अपने लाइफ के ऊपर लिख रहे हो तो वो सबसे बेस्ट स्टोरी होती है। बिकॉज आप साइकोलॉजिस्ट सर को बता रहे हो अपने लाइफ के बारे में, आपने कौन कौन सी अच्छी चीज़ें करी हैं, आपने कैसे आप एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हो, आपने वो अपने साइकोलॉजी स्टोरीज़ के थ्रू साइकोलॉजिस्ट सर को बता रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग होती है अगर आप अपने लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स या स्टोरीज़ लिख रहे हो। तो जैसे आपके सामने कोई ट्रैकिंग की पिक्चर आ गई तो आपको यूट्यूब वीडियोस देखने हैं कि ट्रैकिंग कैसी होती है, क्या उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या चीज़ें लेके जानी होती है और कैसे ट्रैकिंग की जाती है। आप वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, व्लॉग्स देखो कैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप इवेंट्स पे बहुत सारे स्टोरीज लिख सकते हो। आप डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सारे स्टोरीज लिख सकते हो कि एज अ डिसिप्लिन कैप्टन आप अपने स्कूल के लिए क्या कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो हेल्प कर रही है आज के टाइम को। तो आप जब वो लिखोगे अपनी स्टोरीज़ में कि उसने खुद का
एक एआई मॉडल बनाया जिसकी वजह से उसको बहुत सारी हेल्प हुई अपने प्रोजेक्ट में। तो ये आप क्या दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो विद द करंट अवेयरनेस। तो ट्राई करना आप अपने लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं उसके स्टोरीज के फॉर्म में आप उसको लिख पा रहे हो इन द साइकोलॉजी टेस्ट। और जो चीज़ आप कर सकते हो वो आप नॉलेज लिख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप न्यूज़पेपर और जब ये सब पढ़ते हो तो आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हो। जब आप व्लॉग्स देखते हो, जब आप वीडियोस देखते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हो, तो आप वही सेम चीज़ें आप स्टोरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला कंटेंट आप लिख सकते हो। एक और चीज़ हो जाती है कि आपको इतना इमेजिनेशन दिखाना है इन दिस टेस्ट कि उसकी कोई लिमिट ही ना हो। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन बनना है। तो ये चीज़ आप कहाँ से सीखोगे? आप जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा अपने बारे में जानोगे, और जो भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसका पूरा बैकएंड समझो कि वो एक्टिविटी कैसे की जाती है। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या क्या चीज़ें आप कराते लोगों से, ऑब्जर्व करोगे, तो डेफिनेटली आप एक इमेजिनेटिव पर्सन बनोगे। और आप बहुत सी अच्छी थीम्स लिख सकते हो। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी पे लिख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लिख सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लिख सकते हो, खुद के बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे उसके बारे में लिख सकते हो, आपने कैसे सोसाइटी को हेल्प करा उसके बारे में लिख सकते हो, आपने कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए उसके बारे में लिख सकते हो। तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं लिखने की। जस्ट एक क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है, कैसे आप कनेक्ट करोगे इन सारी चीज़ों को इन द स्टोरी सो दैट वो नेचुरल लगे। आपको कभी भी प्री कंसीव्ड स्टोरीज लेके नहीं जानी है। जो नेक्स्ट हो जाता है कि आप कैसे सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। आपको ऐसे स्टोरीज लिखने हैं जो सोसाइटी को हेल्प करें। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली आपको ऐसी स्टोरीज लिखनी है जहां से सोसाइटी की एक हेल्प हो रही हो यार। पुलिस स्टेशन में आपने एक नई टेक्नोलॉजी लाई, जैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपने टॉक दे दी। किसको? पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपने उनके साथ कोलैब करा और उनको एजुकेट करा। इनडायरेक्टली आपने सोसाइटी की हेल्प करी है। आप गांव जाते हो, वहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए आपने पीएम कुसुम योजना स्कीम के थ्रू आपने सब्सिडीज ले ली और आपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा और अप्लाई करा, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करी और आपने इंस्टॉलेशन में हेल्प कर दी। तो जितना ज़्यादा आप सोसाइटी की हेल्प करने का माइंडसेट बनाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के आप स्टोरीज लिख पाओगे। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि मैं कैसे सोसाइटी की हेल्प कर सकता हूँ यार। जितनी ज़्यादा सोसाइटी की हेल्प करने वाला माइंडसेट आप लेके चलोगे उतने अच्छे क्वालिटी ऑफ आप स्टोरीज लिख पाओगे। एक और चीज़ हो जाती है कि आपको सब कुछ इंक्लूड करके चलना है। ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा है टेबल पे तो आपने उसको अवॉइड कर दिया, कभी भी नहीं। आपको कुछ भी दिख रहा है तो आपको उसको अपने यूज़ केस में लेना है। 4-5 लोग दिख रहे हैं, आप एक टीम बनाओ, आप उनका हेल्प लो। अगर आपको न्यूज़पेपर दिख रहा है तो बताओ कि ये गेस्ट आया था, उसको आपने पहले न्यूज़पेपर दिया था ताकि वो इंगेज्ड रहे। अगर वहाँ पे कोई स्नैक्स दिख रहे हैं तो बताओ कि उसने एक अच्छा हेल्दी स्नैक लिया क्योंकि वो वर्कआउट से आया था। यार कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लिख सकते हो यार। तो कभी भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यही एक डिफरेंशिएटर होता है फ्रॉम दी अदर क्राउड। क्राउड आएगा, एक रट के आएगा वो पिक्चर, एक्सीडेंट आया तो मेरे को ये लिखना है, फ्लड आया तो मुझे ये लिखना है। यार उसने देखा ही नहीं कि जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पीछे फीमेल्स भी थे, मेल भी खड़े थे, उसने किसी की हेल्प ही नहीं दी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि यार कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो आप लिख सकते हो कि ही टुक हेल्प ऑफ 3 पीपल स्टैंडिंग लेफ्ट टू हिम। तो इससे क्या दिखाता है कि आपको इतना ज़्यादा आप नोटिस कर रहे हो पिक्चर को। और साइकोलॉजिस्ट सोचता है कि आप नेचुरली ऑन स्पॉट स्टोरीज लिख रहे हो। अगर साइकोलॉजिस्ट को समझ आ गया कि आपने ऑन स्पॉट नहीं लिखी है, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे, लिख के ले लो। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अपना टाइम वेस्ट करने नहीं बैठा है, वो आपको देखने वाला है कि आप नेचुरली पिक्चर्स, नेचुरली स्टोरीज लिख रहे हो कि नहीं।
तो नेचुरली आप स्टोरीज तभी लिखोगे जब आप वहाँ पे बैठ के काम अच्छे से नोटिस करोगे कि कितने कैरेक्टर्स थे, कौन कौन सी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट उसके अराउंड पड़ी हुई हैं, और सबका आप डिक्लेयर करोगे इन द स्टोरी. So make sure you include everything, whatever is shown to you in the picture, in your story, so that the psychologist thinks that you are writing naturally. You are not ignoring the small things, you are very careful and very conscious. आपको जो जो छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं आप ग्रास्प कर रहे हो और आप अपनी स्टोरीज में लिख रहे हो. आपको अपनी ग्रास्पिंग पावर साइकोलॉजिस्ट सर को दिखानी है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आपका सिलेक्शन या आपकी क्वालिटी ऑफ स्टोरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी. तो चलो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, बेसिकली द रेड फ्लैग्स. आई होप सबसे पहली चीज़ हो जाती है, प्लीज़ डू नॉट कॉपी द स्टोरीज यार. आई रिक्वेस्ट यू. आई डोंट नो, लोगों को समझ नहीं आता यार. प्लीज़ टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द अदर स्टोरीज बट डू नॉट कॉपी देम. यार प्रकाश की स्टोरी जो लिखी है प्रकाश ने, उसने खुद के लाइफ के अकॉर्डिंग लिखी है, उसके खुद के ब्रेन की कैपेसिटी से लिखी है. वो आपके स्टोरी से कैसे मैच हो जाएगी? आपका कैलिबर कितना है मुझे क्या पता, तो मैं आपकी स्टोरीज में क्यों कॉपी करूँगा? मुझे मेरे कैलिबर से मेरे इंटरप्रिटेशन से जो मुझे लगता है कि मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी पे लिख सकता हूँ वो मैं लिखूँगा. हम दोनों ड्रोन टेक्नोलॉजी पे स्टोरी लिखेंगे, पर शर्त यह है कि मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूँगा, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है. जब आप ऐसे अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हो कि मुझे कॉपी नहीं करना है, मैंने थीम आइडेंटिफाई कर लिए, अब मैं वो थीम पे आराम से बैठ के अपनी रिसर्च करूँगा. मैं आराम से यूट्यूब वीडियोस देखूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इधर उधर से मैं लोगों से बात करके आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख सकता हूं ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी. ये माइंडसेट से क्या होता है कि आप अपनी नेचुरली स्टोरीज लिख रहे हो, है ना. जैसे कि एक प्रोजेक्ट हो गया, अब मैं अपना एक खुद का प्रोजेक्ट के ऊपर स्टोरी लिखूंगा, मैं आपके प्रोजेक्ट को थोड़ी कॉपी करूंगा, क्योंकि हमारा थीम सेम रहेगा प्रोजेक्ट, पर उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट रहेगा. सो प्लीज स्टॉप कॉपिंग द स्टोरीज. अपना नेचुरल स्टोरी वहाँ पे लिखिए. थीम बेशक आप दूसरों से इंस्पायर होइए. आप अगर दूसरों की थीम्स आपको अच्छे लग रहे हैं आप लिख लीजिए. ट्रैकिंग, रिसर्च पेपर, माइक्रो प्रोजेक्ट, फुटबॉल कंपटीशन, लिखो यार. स्टार्टअप, तो आप ये सब लिखो यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. बट आप ट्राई करो कि आप जो थीम्स लिख रहे हो उस पे आपकी नेचुरल स्टोरीज आप लिख रहे हो. और एक गलत चीज़ हो जाती है कि अगर आप जो कैरेक्टर्स शोन करे गए हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हो. ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है. कोई भी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं सबको इंक्लूड करते चलो. एक वेपन दिख रहा है उसको भी इंक्लूड करो, एक टॉर्च लाइट दिख रही है उसको भी इंक्लूड करो, पीछे लैडर दिख रहा है लैडर को भी इंक्लूड करो. नहीं बोल सकते कि यार मैं थोड़ी चीज़ें अवॉइड कर दूंगा और मैं अपना एक जो मैंने स्टोरी घर से बना के आया हूँ मैं वही लिख दूंगा. नहीं, आपने ट्रैकिंग पे एक स्टोरी बनाई है, सामने एक ट्रैकिंग की फ़ोटो आई है, बट आपको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से छोटे छोटे चीज़ें हैं. तो आप ट्रैकिंग की पिक्चर सेम रखोगे अपनी, बट वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं आप उसको बस अपने स्टोरी में ऐड कर दोगे. उससे क्या लग गया कि आपने ऑन स्पॉट बनाई है वो पिक्चर. ठीक है, तो जब उसको समझ आ गया साइकोलॉजिस्ट सर को कि यार ऑन स्पॉट स्टोरी बनी है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे. और चीज़ हो जाती है कि आप सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरीज लिख रहे हो. ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ होती है, क्योंकि आपको 11 स्टोरी लिखनी है, 11 में से आप 6 या 7 स्टोरीज अपनी पर्सनल लिख सकते हो. बट थोड़ी स्टोरीज में आपको ना थोड़ा इमेजिनेटिव पावर दिखाना पड़ेगा. आपके ब्रेन के अंदर जो इमेजिनेटिव एबिलिटी है वो आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज. तो मेक श्योर करना कि आप थोड़ी इमेजिनेटिव पर्सन भी हो, वो भी आप शो कर रहे हो टू द साइकोलॉजिस्ट सर. क्योंकि ये दिस टेस्ट इज टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. तो जो मेन क्रक्स है इस टेस्टिंग का आप उसको ही खो दोगे. तो इमेजिनेटिव पर्सन हो वो भी दिखाओ
थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी लिखो। जैसे जैसे जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं उनको फिर स्पोर्ट्स के ऊपर एक दो स्टोरी लिख देनी चाहिए। उससे क्या लगेगा कि आप इमेजिनेटिव हो, आपको बाकी चीज़ें भी पता हैं अपार्ट फ्रॉम जो भी आप चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं उन पे भी स्टोरीज लिखूंगा, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि मैं थोड़ा इमेजिनेटिव पर्सन हूँ। मुझे नॉलेज हर सेक्टर की है पर मेरे इंटरेस्ट अलग है। तो आपको अपने स्टोरीज के थ्रू दिखाना है कि आप एक ऑलराउंडर हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तो हर चीज़ों में आपको थोड़ा 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 लिखना होता है। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि आप अगर बिल्कुल नॉलेज और टर्म्स नहीं लिख रहे हो, आप अच्छी उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा। तो बेसिकली यार, आपको अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग की थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स पता होंगी, या रेस्ट कैसे करते हैं, वार्म अप कैसे करते हैं, वो सब आप लिख लोगे। नट्स, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, आप ये सब जब लिखते हो तो उनको समझ आ जाता है कि यार इसको थोड़ी नॉलेज तो है कि ये ट्रैकिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट एड किट ले जाना ड्यूरिंग द ट्रैक। तो ये सब चीज़ें जब आप लिखते हो इन द पिक्चर, इन द स्टोरी, तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट सर को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है यार। तो मेक श्योर करना कि आप इमेजिनेशन एंड नॉलेज दोनों ज़रूर लिख रहे हो इन योर स्टोरीज। और एक लास्ट चीज़ हो जाती है कि यार तुम लोग ना कंपेयर करना बंद करो यार। मेरी स्टोरी है, एक आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी बहुत ही मुझे नॉर्मल मेरी लाइफ से रिलेटेड लग रही है और आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्चर बना स्टोरी बना दी। तो मैं क्यों कंपेयर करूं यार। आपकी स्टोरी अलग हो सकती है, वो आपकी पर्सनालिटी है। जो मेरी स्टोरी है वो मेरी पर्सनालिटी है। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की तरफ काम कर रहे हो। आपकी स्टोरीज में नॉलेज हो, आपकी स्टोरीज में थोड़ी इमेजिनेशन हो, और आप जब सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो तो आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने स्टोरी के थ्रू शो कर रहे हो। और आपका जो पर्सनल टच है वो आपको हमेशा देना है। आपकी जो भी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं वो आपको ज़रूर लिखने हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर स्टोरीज विद दी अदर्स, जस्ट फोकस ऑन योर स्टोरी। खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए कि कैसे मैं पिक्चर पे स्टोरी लिखूंगा, और मैं इंस्पिरेशन ज़रूर लूँगा बट रिसर्च मेरी खुद की होगी, मेहनत मेरी खुद की होगी, और मैं कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज और इमेजिनेशन पे वर्क करूँगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई स्टोरी। सो देयर यू हैव इट। आपको पूरा समझ आ गया होगा आई होप दैट की प्रोसेस, और अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दोगे यार। कोई भी पिक्चर आती है, जस्ट फॉलो द 3 स्टेप पॉलिसी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जो भी डूज हैं प्लीज़ उनको फॉलो करो ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो। जो डोंट्स हैं उसको ज़रूर कॉन्शियस माइंड में रखो कि यार मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टोरीज़ लिखूँगा। मैं अपनी पर्सनालिटी शो करूँगा विद द हेल्प ऑफ माई नॉलेज, एंड मैं सोसाइटी के लिए हमेशा हेल्प करूँगा, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में। ऐसा माइंडसेट के साथ आप लिखिए, बहुत ही नेचुरल एंड पॉजिटिव स्टोरीज आप लिखोगे एंड दूसरों की हेल्प करोगे। बिल्कुल जो भी आपको छोटे छोटे थिंग्स दिए रखे हैं उनको नोटिस करना है, उसको भी लिखना है, वेपन दिखा है, सब कुछ लिखना है। एंड विद दिस यू विल बी एबल टू राइट अ कंप्लीट स्टोरी। एंड अगर आपको बहुत सारे स्टोरीज़ के थीम चाहिए तो हम एक काम करते हैं, मैं दो स्टोरीज, दो पिक्चर्स में आपको जितनी भी थीम याद आ रही हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो लेट्स सी कितने लोग अपने अपने थीम्स लिखते हैं। मैं भी अपनी थीम्स लिखूंगा, वो कि हम लोग बहुत सारी थीम्स यहीं इकट्ठा कर लेंगे इन द कमेंट सेक्शन। किसी की भी एसएसबी आ रही हो या उसको प्रिपरेशन करनी हो, वो बस कमेंट सेक्शन में जाएगा और वो देखेगा कि कितनी सारी थीम्स लोगों ने लिखी हैं। मैं अपने थीम्स भी लिखूंगा उस पिक्चर्स के ऊपर। हम सब लोग एक साथ ग्रो करेंगे, एक दूसरे की थीम से इंस्पायर होंगे, और हम अपनी स्टोरीज भी शेयर करेंगे।
एंड हम सब लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ रिकमेंड होके वापस आएंगे. सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. आई होप you found this video helpful. So let's end this video. Thank you and Jai Hind.